अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ शंकु चाल की 9 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 10 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 10 की तरफ। वो कहाँ हैं? उनका हाथ लगते ही ड्राइवर बेहोश हो गया। वो फ़ौरन अगली सीट पर आए, उसे साथ वाली सीट पर लटाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। आप गाड़ी चलाएंगे? बेगम जमशेद ने हैरान होकर पूछा। अब और क्या करूं? हमारे मुल्क में औरतें टैक्सियां नहीं चलाती, लिहाजा हर चौराहे पर तुम्हें रुकने का इशारा किया जाएगा और इस तरह कई ट्रैफिक सार्जेंट पीछे लग जाएंगे, जबकि मैं चाहता हूं रुके बगैर ठिकाना नंबर 3 पर पहुंच जाऊं। देर पहले भी हो चुकी है। अच्छी बात है, उन्होंने सारा लाया। अब इसके सिवा और कर भी क्या सकते थे, लिहाजा टैक्सी रवाना हो गई और आखिर इस तरह वो ठिकाना नंबर 3 के नज़दीक पहुँच गए। इंस्पेक्टर जमशेद की पेशानी पर लकीरें उभर आईं। बेगम, तुम फ़ौरन इसी टैक्सी में उसी जगह से वापस शहर चली जाओ। ये क्यों? आगे ख़तरा है। हमारा ठिकाना नंबर 3 या तो तबाह हो चुका है या होने को है। देख नहीं रही, आसपास मौत का सन्नाटा है, जबकि यहाँ गोलियों की गुन गरज होनी चाहिए थी। तब मैं आपका साथ दूंगी, वापस जाकर क्या करूँगी? अपनी जान मुसीबत में डालने की क्या ज़रूरत है भला? वो जला उठे। और आपका अपनी जान के बारे में क्या ख्याल है? वो मुस्कराईं। मेरी तो यह ड्यूटी है, अब साथ में मैं भी ड्यूटी पर हूँ। इस वक्त मैं महमूद, फ़ारूक और फरजाना की जगह हूँ। अच्छा बाबा, आओ, अब तुम्हें कौन समझाए? आप ही समझा सकते हैं, और कौन समझाएगा? वो मुस्कराईं। तुम मुस्करा रही हो और मेरा मारे परेशानी के बुरा हाल है, तो क्या मारे परेशानी के बुरा हाल कर लेने से मसला हल हो जाएगा? उन्होंने यकदम पूछा। इन्हें एक झटका लगा, चूम कर बेगम की तरफ देखा, फिर बोले, शुक्रिया बेगम, अच्छा ख्याल दिलाया। आओ, अल्लाह मालिक है। वह पैदल आगे चल पड़े। दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। हर तरफ हू का आलम था। इमारत इस जगह से कदरे फासले पर थी और उस जगह से नज़र नहीं आ रही थी। दरख्त यहाँ बहुत घने थे। फिर अचानक उन दोनों को एक झटका लगा। पूरी इमारत मलबे का ढेर बन चुकी थी। अब इनको समझ में बात आई कि जंगल इस कदर सुनसान क्यों है। धमाका हुए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब तो गिर्द का बादल भी नज़र नहीं आ रहा था। यह जगह चूँकि मेन रोड से बहुत फासले पर थी, इसीलिए धमाके की आवाज़ सड़क तक आ गई भी थी। फिर भी किसी ने इस तरफ आने की कोशिश नहीं की थी। फिर किसी ने सोचा होगा, हमें क्या पड़ी किसी के मामले में टांग अड़ाएँ। यूँ भी सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम थी उस जगह। इमारत शहर से 15 किलोमीटर थी। यहाँ तो शायद सब कुछ ख़त्म हो गया बेगम। अफसोस। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप रो रहे हैं? खुफिया फ़ौज के इंचार्ज के लिए रो रहा हूँ, लेकिन वो तो शहीद हुआ है। उन्हें एक बार फिर झटका लगा। उन्होंने चूम कर उनकी तरफ देखा। किसी के शहीद होने पर भी तो आंसू आ ही सकते हैं। उसने अपने दीन के लिए जान कुर्बान कर दी है। जी, क्या फरमाया? दीन के लिए? हाँ, दीन के लिए। असल में ये लोग हमारे दीन के दुश्मन हैं। उन्हें हमसे या हमारे मुल्क से क्या दुश्मनी हो सकती है, तुम ही बता दो। वाकई ये बात तो पता की है। ये इंशारजा वाले वंटास, शारजिस्तान, यगाल, सब गैर ममालक हमारे मुल्क के नहीं, हमारे दीन के दुश्मन हैं। यह हमें मिटाकर दरअसल इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, लेकिन यह इनकी भूल है। ये हमें ज़रूर मिटा सकते हैं, इस्लाम को नहीं। इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला और लोग पैदा फरमाते रहते हैं। आपने ठीक कहा, लेकिन अब हम क्या करें? मैं फ़ोर्स के बाकी मानदा कारकुनों को बुलाता हूँ। इमदादी काम तो शुरू करना होगा, मलबा तो हटाना होगा। ऐसा भी हुआ है कि मलबा के नीचे से ज़िंदा इंसान निकल आते हैं। ओह हाँ, वाकई, वो चूम कर बोलीं। फिर वहाँ फ़ोर्स के लोग आ गए। उन्होंने मलबा हटाने का काम शुरू किया। ये बहुत मुश्किल काम था। ऐसे में उन्होंने पुलिस की गाड़ियों का शोर सुना। वो परेशान हो गए, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे? यहाँ से भाग कर क्या करते? कहाँ जाते?
काम जारी रखो और फिक्र ना करो, इंस्पेक्टर जमशेद पुरसुकून आवाज़ में बोले। ओके सर। पुलिस की गाड़ियाँ नज़दीक आती चली गईं, यहाँ तक कि एक बारी बार कम आवाज़ गूंजी। यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने मुड़कर देखा। डीएसपी मिर्ज़ा ताहिर पुलिस की भारी तादाद के साथ मौजूद था। ये उनका बदतरीन दुश्मन था। उन्हें हैरत हुई कि यह इस वक्त यहाँ कैसे आ गया। ये आपका इलाका नहीं, आप यहाँ कैसे आए? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरत ज़दा अंदाज में कहा। फिर कारकुना की तरफ देख कर बोले, आप लोग काम जारी रखें। हो सकता है मलबा के नीचे कोई जिंदा इंसान हो और हम उसे बचा लें। आप मुझसे बात करें पहले। जी फरमाइए, ये यहाँ क्या हो रहा है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यह आपका इलाका नहीं, आप यहाँ कैसे आ गए? इस तरफ से गुजर रहा था। हम चंद मुजरमों का ताक़ब करते हुए इस तरफ आ गए। हमने जंगल में हलचल देखी तो इस तरफ भी आ गए। क्या एक पुलिस अफसर को यह देखना मना है कि किसी जगह कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा? डीएसपी मिर्ज़ा ताहिर ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, बिल्कुल मना नहीं, लेकिन बात यह नहीं है जो आप कह रहे हैं। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कराए। क्या मतलब, बात क्या नहीं है? आप ख़ास तौर पर इस तरफ आए हैं, बल्कि आपको इस तरफ भेजा गया है ये बता कर के यहाँ बम धमाका हुआ है और यह कि आप यहाँ पहुँच जाएं, अपने आदमियों से मलबा उठवाएं और अगर मलबे में कोई ज़िंदा आदमी मिल जाए तो उसे मौत की नींद सला दें। ये आपने क्या कहा? इतना बड़ा इल्ज़ाम! मैं आपकी रिपोर्ट कर रहा हूँ। हम तो पहले ही मुअत्तल हैं, पूरे मुल्क में बदनाम हैं, लोगों की नज़रों में खटक रहे हैं, और क्या होगा इससे ज़्यादा? अच्छी बात है। आपका इस इमारत से क्या ताल्लुक़? यह मेरी अपनी इमारत थी जिसे दुश्मनों ने बम से मस्मार कर दिया। यह आपकी इमारत थी इस जंगल में? इसके लहजे में हैरत थी। क्यों जनाब, क्या जंगल में इमारत ख़रीदना गैर कानूनी है? हो नहीं, अगर ये आपकी इमारत थी तो आपको यहाँ आने का हक़ था, लेकिन ये इतने लोग यहाँ कैसे ले आए आप? हद हो गई। मलबा एक दो आदमियों से तो अटा नहीं करता जनाब, बस सिर्फ इन लोगों की मदद के लिए बुलाया है। अब आप लोग हट जाएं, बाकी मलबा हम हटाएंगे। नहीं जनाब, ये हमारा काम है, हम ही करेंगे। आप कानूनी काम में रुकावट ना बने, डीएसपी तार ने मुंह बनाकर कहा। जब हम इतना काम कर चुके हैं तो बाकी भी आप हमें करने दें, वो बोले। हरगिज़ नहीं, अगर आप ना हटे तो मैं इन लोगों को हुक्म दूंगा, ये आप पर गोलियों की बारिश करेंगे। आखिर क्यों? आप इस मामले में इस हद तक क्यों जाना चाहते हैं? वज़ीर ख़ारजा अली शाह का हुक्म, उनका ख्याल है इस मलबे से आप लोगों के ख़िलाफ़ बहुत कुछ सबूत मिल सकता है, और अगर यह काम आप लोगों ने किया तो आप इस सबूत को ख़त्म कर देंगे। उन्हें इस हादसे की खबर कैसे मिल गई? उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। किसी ने उन्हें फ़ोन किया था, गुमनाम फ़ोन। डीएसपी मुस्कराया, गोया जवाबात इसे पहले ही बता दिए गए थे। अच्छी बात है, हम आपसे उलझना नहीं चाहते, यह काम अब आप करा लें। उन्होंने यह कहकर खुफिया फोर्स को इशारा किया। उन्होंने हाथ रोक लिए और पीछे हट गए। अब पुलिस ने काम शुरू किया। डीएसपी ने उनसे कहा, अब आप यहाँ ना ठहरें, चले जाएं बस यहाँ से। वो क्यों जनाब, ये मेरी इमारत थी, किसी दुश्मन ने बम मार कर उसको तबाह कर दिया, लेकिन ये तो अब भी मेरी है और आप मुझे यहाँ से हटा नहीं सकते। अच्छी बात है, खड़े रहें फिर, मेरा क्या जाता है। पुलिस ने अपना काम जारी रखा। वो एक तरफ खड़े तमाशा देखते रहे। आखिर कई घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद सारा मलबा उस जगह से हट गया, लेकिन मलबे में से एक भी लाश ना मिली, ना कोई सबूत वगैरह मिला। ये कैसे हो सकता है? उसने खोए खोए अंदाज में कहा। क्या कैसे हो सकता है मिर्ज़ा ताहिर साहब? इंस्पेक्टर जमशेद ने गहरा सुकून का सांस लेते हुए कहा। इनकी सारी परेशानी यक लख्त ख़त्म हो गई थी। लाश ना मिलने का मतलब ये था कि इंचार्ज इन पांचों को वहाँ से निकाल कर ले गया था, और ये बात उन्हें मालूम थी कि वो अब कहाँ होगा, लिहाजा वो चुपचाप वहाँ से रवाना हुए। दोनों को बहुत देर तक पैदल चलना पड़ा, तब किसी आबादी के आसार नज़र आए और फिर एक टैक्सी लेकर वो अपनी गाड़ी तक पहुँचे। उन्हें एक और झटका लगा। गाड़ी के चारों टायर फाड़ दिए गए थे, गोया दुश्मन उन्हें हर कदम पर परेशान करने पर तुला हुआ था। हम वहाँ टैक्सी से नहीं जा सकते बेगम, लिहाजा फिर घर चलते हैं। ठीक है। अब वो घर आए। घर से उन्होंने पहले अस्पताल फ़ोन किया।
उन्हें यह सुनकर और हैरत हुई कि अस्पताल में अब कोई नहीं था। उनके जाने के बाद बाकी लोगों ने भी अस्पताल में ठहरने से इनकार कर दिया था, चुनांचे उन्हें मजबूरन अस्पताल से फारग कर दिया गया था। अरे बाप रे, फिर वो कहाँ गए? हो सकता है तजर्बागाह में हों या फिर खान रहमान के यहाँ, बेगम बोलीं। उन्होंने दोनों जगह फ़ोन किया, उनका कोई पता ना था। अब तो उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई। उन्होंने इधर उधर फ़ोन किए, उनका कोई पता ना चला। आखिर थक कर वो बोले, अब तुम घर पर ठहरो बेगम, ताकि उन्हें रब्ता करने में आसानी रहे या वो अपनी खबर दे सकें, और मैं वहाँ जाता हूँ। ऐसे में फ़ोन की घंटी बजी। जो ही उन्होंने रिसीवर उठाया, महमूद की आवाज़ सुनाई दी। हुक्म नहीं है, हम सब इस वक्त शंकु की कैद में हैं। ये फ़ोन हम उसी के कहने पर कर रहे हैं, वरना हरगिज़ फ़ोन करके आपको परेशान ना करते। शंकु दादा आपसे लाख कोई मुतालबा करें, आप हरगिज़ उसकी बात ना मानें और अपना काम करते रहें। इन अल्फाज के साथ ही रिसीवर उसके हाथ से छीन लिया गया और गुस्से भरी आवाज़ उनके कानों में आई। ये अल्फाज कहने के लिए किसने कहा था? मेरे दिल ने। साथ ही गाल पर तमाचा लगने की आवाज़ गूंज उठी, गोया शंकु ने महमूद के गाल पर थप्पड़ मारा था। उनके दिल पर घोंसा सा लगा। उन्होंने दिल में कहा, फ़िक्र न करो महमूद, तुम भी इसके गाल पर तमाचा मारोगे। हेलो इंस्पेक्टर जमशेद, तुमने अपने बेटे की आवाज़ सुन ली। अब तुम बिल्कुल अकेले रह गए, इस पूरे मुल्क में अकेले। ले दे के एक खुफिया फोर्स तुम्हारे साथ है या एक और मातहत, लेकिन वो क्या कर लेंगे? लिहाजा तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि तुम मेरी शर्त मान लो। और तुम क्या चाहते हो? वो पुरसुकून अंदाज में बोले। इस वक्त काला घोड़ा जिस जगह है, यहीं बैठे बैठे उन्हें हदायत दो कि वो उसे छोड़ दें, और साथ में उससे कह दें कि वो फौरी तौर पर मेरे पास पहुंच जाए। मैं तुम्हारे तमाम साथियों को रहा कर दूंगा, वरना उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। तुम उन्हें तलाश करना शुरू कर दो। मेरे आदमी काला घोड़े की तलाश शुरू कर देंगे। मुझे सोचने दें, वो बोले। 15 मिनट दिए, काफ़ी हो जाएंगे। वो हंसा। उम्मीद तो है, उन्होंने कहा। बस तो 15 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजेगी और तुम शायद मेरे फ़ोन के ज़रिए मेरा सुराग लगाने के बारे में सोच रहे होगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। ठीक है, मैं इस पर भी गौर करूँगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकूँगा। हा, ज़रूर गौर करना। वो वाकई सोच में डूब गए। उसका साफ मतलब यह था कि काले खान उर्फ काला घोड़ा की शंकु के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत थी। गोया काला घोड़ा जानता था शंकु कौन है, बस सिर्फ यह राज छुपाने के लिए शंकु मारा जा रहा था। उन्होंने सोचा, यह तो वो किसी और तरीके से भी मालूम कर लेंगे इंशाअल्लाह। आखिर वो इस फैसले पर पहुँचे कि काला घोड़ा को छोड़ देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। फिर 15 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी। उसकी आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने कहा, मैं काला घोड़ा को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथियों को छोड़ दोगे? ज़ाहिर है मैं तो काले घोड़े को पहले छोड़ूंगा। जब काला घोड़ा तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, उसके बाद हो सकता है तुम अपने वादे से फिर जाओ। शंकु दादा वादे का कच्चा नहीं है, ये सब जानते हैं। सब कौन कौन? उन्होंने फ़ौरन कहा। देखो इंस्पेक्टर जमशेद, जासूसी पॉइंट ना खेलो मेरे साथ। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। तुम जैसे तो मेरे नाखनों में पड़े रहते हैं। अरे क्या वाकई? वो चूक कर बोले। अच्छा, अब तुम्हें मजाक की भी सूझने लगी। खैर, इसका जवाब यह है, मुझ पे एतबार है तो ये सौदा कर लो, वरना काले घोड़े से मुलाकात के लिए तुम्हें घर से तो निकलना ही है। जो ही तुम घर से निकलोगे, तुम्हारे घर के अफराद को गोलियों को निशाना बना दिया जाएगा। अच्छी बात है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। 15 मिनट तक वो तुम तक पहुँच जाएगा, वो बोले। लेकिन कोई आदमी उसका ताक़ब ना करे। अगर ऐसा किया गया तो फिर मैं तुम्हारे साथियों को रहा नहीं करूँगा। यह भी वादा रहा। वो मुस्कराए। वो इसलिए मुस्कराए कि मुजरम से गलती हो रही थी। वो खुलकर उनसे बात कर रहा था और वो उसके लहजे को बगौर नोट कर रहे थे। अब आम जिंदगी में जब वो उसे बोलते हुए सुनते तो वो फ़ौरन जान सकते थे कि वही शंकु दादा है। उनकी इस महारत का शंकु दादा को इल्म नहीं था, अगरचे वो इस वक्त आवाज़ बदल कर क्यों ना बोल रहा था,
लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और यही वजह थी कि वो उससे खुलकर बात कर रहे थे और उन्होंने उसे भी गैर महसूस तौर पर खुलकर बात करने पर मजबूर कर दिया था। यही उनकी बड़ी कामयाबी थी। ओके, मैं काले घोड़े का इंतज़ार कर रहा हूँ, उन्होंने शंकु दादा को कहते सुना। फिर उसने रिसीवर रख दिया। अब उन्होंने खुफिया फोर्स के इंचार्ज को फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम, नंबर 10, काले घोड़े को रहा कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इससे ज़्यादा अहम घोड़ा तो आपके पास कोई है ही नहीं। उसे हासिल करने के लिए शंकु दादा ने क्या कुछ नहीं किया। आपके ठिकाना नंबर 3 को मलबे का ढेर बना दिया। मैं ये सब बातें जानता हूँ, तुम फिक्र ना करो। ओके सर, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन मामलात को, उसने कहा। फिर 1 घंटा बाद उनके सब साथी कार में दाखिल हुए, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। क्या हुआ भाई, खैर तो है? आपको हमारी वजह से काले घोड़े को रहा नहीं करना चाहिए था। तुम फिक्र ना करो, मेरे जहन में कुछ था, ऐसे ही उसे नहीं छोड़ दिया। ये बताओ, उसने तुम्हें कहाँ रखा था? अफसोस, हम इस जगह की निशानदेही नहीं कर सकते। वो क्यों? उसने अस्पताल ही से हमें अगवा कराया था। डॉक्टर लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया था कि यह जगह अब हमारे लिए महफूज नहीं रह गई, लिहाजा एक दूसरी महफूज जगह मुंतकिल करना है। चुनांचे एक बंद गाड़ी में हमें ले जाया गया। इस गाड़ी ने इस कदर काटे कि हम सब के सब चकरा कर रह गए, लिहाजा कुछ याद ना रख सके। गाड़ी से बाहर हम कुछ देखने के काबिल ही नहीं थे। वो इस हद तक बंद थी कि बता नहीं सकते। इसका मतलब है अस्पताल का अमला शंकु के साथ मिला हुआ है। इस पर हमें हैरत है। आओ फिर ज़रा इनसे दो बातें कर लें आराम से, तो अब हम भी नहीं बैठेंगे, उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा। और फिर वो उसी वक्त अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। मुझे इस बंद गाड़ी के ड्राइवर से मिलना है। हुक्म नहीं है, MS ने कहा। हुक्म नहीं है? क्या मतलब? हमें जो हुक्म मिलता है हम तो बस वो करते हैं। इन सब को बंद गाड़ियों में यहाँ से किसके हुक्म से भेजा गया था? वज़ीर ख़ारजा के हुक्म पर। क्या मतलब? वो सब एक साथ बोले। मैंने बताया तो है, MS ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। ओके सर, उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा और उठकर खड़े हो गए। अब यहाँ उनके ठहरने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। इस जगह से वो सीधे वज़ीर ख़ारजा की कोठी आए, लेकिन दरबाना ने उन्हें अंदर ना जाने दिया। आप लोगों के लिए सिरे से इजाज़त नहीं है सर। ओके, वो मुस्कराए और फिर अपने साथियों से बोले, आओ भाई चलें, हमारे पास और बहुत से रास्ते हैं। वो वहाँ से लौट आए, सीधे घर आए। सब थकन सी महसूस कर रहे थे, शायद ये थकन नाकामी की थी। उनके चेहरों की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर जमशेद हंस पड़े। क्या हुआ अब्बा जान, ये हंसने का कौन सा मौका है? नादर मौका, वो फ़ौरन बोले। जी, क्या मतलब नादर मौका? ये क्या बात हुई? हाँ, नादर मौका। हंसने का कोई मौका मिल जाता है तो वो मेरे लिए नादर मौका होता है, इसलिए कि मुझे हंसने का बहुत कम मौका मिलता है। ओह अच्छा, लेकिन अब आप आखिर शंकु दादा पर हाथ कैसे डालेंगे? हमारे तो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। नहीं, तमाम रास्ते बंद नहीं किए जा सके, अक्ल का रास्ता अभी बाकी है। क्या क्या कहा आपने? फ़ारूक धक से रह गया। क्या हो गया तुम्हें? फरजाना जलाकर उसकी तरफ मुड़ी। ये तो किसी नावल का नाम हो सकता है। हद हो गई, यानी कि इसका क्या है? वो तो होती ही रहती है। कुछ हमें भी तो बताएं कि हमारे परेशानी के हमारा बुरा हाल है। उसने फ़ोन पर मुझसे बात की है जब तुम्हारी रिहाई का मामला तय हो रहा था, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब मेरे लिए ये जानना क्या मुश्किल है कि शंकु कौन है। ओह, तब फिर आप जान क्यों नहीं लेते? इससे पहले मैं दूसरे तरीके से कोशिश करना चाहता था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। आपका मतलब है डॉक्टर्स के ज़रिए? हाँ, या फिर वज़ीर ख़ारजा अली शाह के ज़रिए से। कम से कम अली शाह को ज़रूर मालूम है कि वो कौन है, लेकिन वह खुलकर उसके लिए काम कर रहा है। उसने तो फ़ाइल की भी परवाह नहीं की जिसकी धमकी मैंने उसे दी थी। अरे हाँ, अब क्या रह गया? आप वो फ़ाइल अखबारात को दे दें। उसने अखबारात वालों से पहले ही बात कर ली होगी, लेकिन कम से कम एक अखबार वाला ऐसा है जो इसके दबाव में नहीं आ सकता, फरजाना ने चूम कर कहा। तुम्हारा मतलब है खालिद कमरानी? जी हाँ, उसने फ़ौरन कहा। मैं उससे बात करता हूँ।
उन्होंने खालिद कमरानी के नंबर मिलाए। अखबारात की दुनिया में उन्हें खालिद कमरानी बहुत पसंद था। वो बहुत निडर था और सच छापना पसंद करता था। अस्सलाम वालेकुम कमरानी साहब। अरे बाप रे, ये आप हैं? मैं पहले ही इंतज़ार में था। गोया आलिशा आपको फ़ोन कर चुका है। सिर्फ फ़ोन नहीं, उसके 6 अदद गुंडे यहाँ आए थे। दफ्तर के अमलों को मारा पीटा, तोड़ फोड़ मचाई, 1-2 कमरों को आग लगाई, फिर जाते जाते कह कर गए अब तुम्हारे अब्बा जान तुमसे फ़ोन पर बात करेंगे। यहाँ तक कहकर वो खामोश हो गया। फिर बात की उसने? हाँ, आलिशा ने धमकी दी है कि यह तो बस एक नमूना है, पूरे दफ्तर और प्रेस को आग लगा दी जाएगी अगर मेरे ख़िलाफ़ कुछ छापा गया। वो भी इंस्पेक्टर जमशेद के कहने पर। वो धक से रह गए। आखिर बोले, फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने अखबार नवीसों और अखबारात के मालिकान की मीटिंग बुलाई। बहुत खूब, फिर क्या हुआ? कोई नहीं आया। क्या कहा? कोई नहीं आया? हाँ, कोई नहीं आया। यह सुनकर अफसोस हुआ। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन वाले रिपोर्ट दर्ज करने पर आमादा नहीं। हैरत है, हमारे मुल्क को किसकी नज़र लग गई? कानून का एहतराम ज़रा सा भी नहीं रह गया। बस देख लें, अब जो आप कहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इन हालात में मैं वो फ़ाइल आपके अखबार में शाया कराना पसंद नहीं करूँगा, इसलिए कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओह अच्छा। उन्होंने उसे सुकून का सांस लेते हुए महसूस किया। गोया खालिद कमरानी साहब भी उनसे मिल चुके थे। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब उन्होंने सदर साहब के नंबर मिलाए। ये क्या? आप सदर साहब के नंबर मिला रहे हैं? महमूद ने बुखला कर कहा। हाँ, उन्होंने मुस्करा कर कहा। क्या फ़ायदा? वो तो पहले ही भरे बैठे हैं आपके ख़िलाफ़। ओह कोई बात नहीं। जो ही सिलसिला मिला, उनके अमले के एक फ़र्द की आवाज़ सुनाई दी। जी फरमाइए। इंस्पेक्टर जमशेद बात कर रहा हूँ। शायद सदर साहब आपसे बात करना पसंद ना करें। ज़रूर करेंगे, उनसे कहें इंस्पेक्टर जमशेद नंबर 1 बात करना चाहता है। जी, क्या फरमाया आपने? इंस्पेक्टर जमशेद नंबर 1, उसने बुखला कर कहा। हाँ, आप उनसे बस यही कह दें। को क्यों नहीं, ज़रूर, उसने कांप कर कहा। फ़ोन पर होने वाली बात वो सभी सुन रहे थे। फ़ोन बंद होते ही खान रहमान चलाए। जमशेद, यह क्या? तुमने तो उसके होश उड़ा दिए। आखिर ये कैसे मुमकिन है? रहने दो खान रहमान, वो हंसे। क्या कहा? रहने दूँ? क्या रहने दूँ? क्या करोगे पूछ कर? लो और सुनो, मारे सस्पेंस के मारे बुरा हाल है और ये कह रहे हैं क्या करोगे पूछ कर। बस देखते जाएं। ऐन उस वक्त फ़ोन पर इशारा मसूल हुआ। हाँ, अब क्या है? सदर बात कर रहा हूँ। खुदा का शुक्र है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ, उन्होंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब तो उनकी हैरत और बढ़ गई। ये सब क्या है जमशेद? सदर साहब तो तुम्हारे हद दर्जे ख़िलाफ़ हो चुके थे, अब यकदम नरम किस तरह हो गए? जबकि तुमने उनसे कोई बात भी नहीं की, उन्हें कुछ बताया भी नहीं, कोई वजाहत भी नहीं की, सिर्फ इतना कहा खुदा का शुक्र है, और उन्होंने अच्छा ठीक कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आखिर ये सब क्या है? ये एक इशारा था जो मेरे और उनके दरमियान तय हो गया था। इशारा था जो आपके और सदर के दरमियान तय हो गया था? क्या मतलब? यह इशारा कब तय हुआ था? जब यह केस शुरू नहीं हुआ था। उफ मालक, सस्पेंस में इजाफा किए जा रहे हो, जल्दी बताओ। सदर साहब ने एक मामला मेरे सामने रखा था। मैंने इस मामले पर गौर करके एक प्रोग्राम तरतीब दिया था। आखिर वो क्या प्रोग्राम था? खान रहमान बेचैन हो गए। बहुत जल्द बताऊंगा, ज़रा मुझे एक और ज़रूरी काम करने दें, उन्होंने कहा और इकराम के नंबर मिलाने लगे। इसकी आवाज़ सुनकर बोले, शंकु दादा के ठिकाने से जो उंगलियों के निशानात मिले थे उसका रिकॉर्ड ले आओ इकराम। आप भूल रहे हैं सर, आप मातल हैं, कानून की नज़रों में मुजरम हैं। मैं रिकॉर्ड लेकर आपके पास आया तो उसकी भी रिपोर्ट हो जाएगी। मैं भूल नहीं रहा, बस तुम रिकॉर्ड ले आओ। ओके सर, मैं तो आपका ही हुक्म मानूंगा। आपकी अपनी ज़ात के लिए आपको ये बात याद कराई थी। अपनी ज़ात के लिए खौफ महसूस करते हुए नहीं कहा था मैंने। मैं जानता हूँ इकराम, तुम बस आ जाओ। ओके सर। रिसीवर रख कर वो उनकी तरफ मुड़े। कुछ समझ में नहीं आ रहा जमशेद, सस्पेंस में और इजाफा हो गया है। बस थोड़ी देर और। क्या आपने शंकु दादा के गिर्द कोई जाल बिछाया था अब्बा जान? फरजाना ने सोच में गुम लहजे में कहा। हाँ, तुम ये कह सकती हो। गोया ये बात नहीं है, नहीं बोले।
ये बात भी नहीं, और फरजाना ये बात कह भी सकती है। आज तो आप अजीब तरीन बात करके रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। क्या करूं, मजबूर हूं। वो मुस्कराए। लीजिए, अब आप मजबूर भी हो गए। क्या किया जाए, मजबूरी है मजबूर होने की। वो हंसे। हद हो गई, कमाल हो गया, हम मान गए आपको। चलो खुदा का शुक्र है, मान तो गए तुम। उन्होंने फ़ौरन कहा। क्या हम आपके पास से उठकर चले जाएं अब्बा जान? नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। आप हमसे छिपा रहे हैं ना, ज़रा सस्पेंस को संगीन बनाने के लिए। ओ, मेरा मतलब है रंगीन बनाने के लिए। आज वाकई आप बहुत शौक मूड में हैं। अल्लाह अपना रहम फरमाए इंशाअल्लाह, वो बोले। अच्छा, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। बहुत मुद्दत बाद आप इस रंग में नज़र आए। अखबारी दुनिया हैरत ज़दा रह जाएगी। इनकी तो यह आदत है। किन की क्या आदत है जमशेद? प्रोफेसर दाऊद बेख्याली के आलम में बोले। अखबारी दुनिया की हैरत ज़दा रह जाने की। ओह, हद हो गई। फिर दरवाज़े की घंटी बजी। वो चूंक उठे। आना तो इकराम को था, लेकिन यह अंदाज इकराम का नहीं था। महमूद, देखो कौन है। जो भी है बस उसे अंदर आ जाने दो, बल्कि कुछ पूछो भी नहीं, और दरवाज़ा खोल दो। क्या कह रहे हैं अब्बा जान? हो सकता है बाहर शंकु दादा के आदमी हों। शंकु दादा के आदमी ही नहीं, खुद शंकु बाहर आ चुका है। क्या? वो एक साथ चलाए।